बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय हो चुके हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया है कि कौमी असम्बली के जो रवा बजट इजलास में बजट पेश किया जाएगा वो इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सवाल पैदा हो गया है कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही है, क्या ये मामला भी पार्लियामेंट में आएगा और क्या इसको भी तमाम पार्टीज़ की तरफ से मंजूर किया जाएगा? इसके पीछे भी तमाम पार्टीज़ की सपोर्ट होगी या नहीं होगी? ये सवाल इसलिए अहम है कि काबीना का जो इजलास है उसमें तो इस ऑपरेशन की मंजूरी हो गई है, लेकिन कल एक वजाहत की गई थी कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये पुराने ही ऑपरेशन का एक तसलसल है। तो फिर अगर ये पुराने ऑपरेशन का तसलसल है तो उसका नाम नया क्यों है? इसका नाम वही क्यों नहीं है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद? बहरहाल ये एक टेक्निकल सा मामला, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो हैं वो वक्फे से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है उसकी हेयरिंग मुसलसल जारी है। इस फुल बेंच के फैसले से क्या पाकिस्तान की सियासत में कुछ मामला बेहतर होंगे या नहीं होंगे? तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, और जनाब आमिर डोगर साहब जो कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं। मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम इसलिए नहीं लेता कि वो मुझे पता है कि आपके जो चाहने वाले और वोटर हैं उनको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हैं तो आप PTI वाले। अच्छा, सबसे पहले मैं सुनवाना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लियरली एक स्टांस लिया है बजट के बारे में, वो क्या लिया, जरा सुने नवीद कमर साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो इस बजट के लिए वोट करेंगी, न सिर्फ डिमांड्स पर ग्रांट्स लेकिन फाइनेंस बिल जो है उसके लिए। और उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए ये लाजिम बनाया है कि आर्टिकल 63 की वजह से, 63A की वजह से उन पे भी लाजिम है कि वो पार्टी की लाइन के मुताबिक वोट करें और इसके हक में वोट। अच्छा, अब बज़ाहिर जो मीडिया पर, टीवी की स्क्रीन पर जो बातें कही जाती हैं वो सारा सच नहीं होती। ये मैं एक हकीकत है, ये मैं आपके सामने कई दफ़ा कह चुका हूँ। तो पीपल्स पार्टी ने बजट का नाम तो लिया है कि बजट पर उनके बड़े एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिल्कुल हो सकता है वो भी हों, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इनके ज़्यादातर जो मामलात थे उनका ताल्लुक़ पंजाब से था। तो तारड़ साहब से मेरा यही सवाल है, तारड़ साहब, कि वो पीपल्स पार्टी वाले माने या ना माने, पंजाब में जो उनके जो कुछ शिकवे शिकायतें थी वो दूर हो गए हैं और वो मामलात आप उनके साथ कैसे तय करेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, वफाक के हवाले से उनसे कुछ चीज़ें तय हुई थी जिसमें सदर मुमलिकत का इंतखाब था, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब था और दर्जा बदर्जा बाकी चीज़ें थीं जो उनके साथ तय पाए थे मामलात। 90% उस पर अमल दरामद हो चुका। कुछ चीज़ें रूटीन की चल रही हैं, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी। इसके अलावा पंजाब के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब बड़ा वफ्द हमें मिला और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ़ लाए, उसके बाद पंजाब के लेवल की एक कमेटी हमने बनाई, एक उन्होंने बनाई, और इन दोनों पंजाब की कमेटियों ने आपस में हफ्ते वाले दिन भी, इतवार वाले दिन भी मीटिंग्स की। उधर से नज़ीम अफजल चंद साहब आए, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, हसन मुर्तज़ा साहब थे, इधर से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया, मुल्क से बाहर थी, साथ मलिक अहमद ख़ान साहब थे, राना सनाउल्लाह ख़ान साहब थे। तो ये तमाम लोग आपस में मिले और जो पंजाब के हवाले से, कुछ जनूबी पंजाब के अजला के हवाले से उनके मामलात थे, इंतज़ामी उमूर थे और कुछ दीगर तरक्याती कामों के हवाले से मामलात थे, वो खुश उसलूबी के साथ बैठ के इत्तफाक राय से तय पा गए। अच्छा, तो ये बिल्कुल हकीकत और सच है जो मैंने आपके सामने बयान। अच्छा, अब डोगर साहब ये बताएं कि जो बजट है उस पर अभी तक आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि इस बजट में आपकी भी कुछ तजावीज़ जो हैं उनको शामिल कर लिया गया और आपके भी कुछ मुतालबात मान लिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, बजट तो आपके सामने ही है। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस बजट पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो ताजर हों, आम दुकानदार हों या बड़ी बड़ी फेडरेशनें हों, इवन तनख्वाहदार तबका भी हो। और आज प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दिया कि हमारी मजबूरी है, ये बजट जो है IMF का डिक्टेट किया हुआ बजट है। जब हमारी तरफ से आज डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर ये बात हुई
कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें हैं उनके ऊपर, जैसे फर्टिलाइज़र है, उनके ऊपर जो टैक्स है वो ना लगाया जाए। फिर कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कल IMF का जवाब आना है, अगर उनका जवाब आ गया कि नहीं लगाएं तो कल हम इसको विड्रॉ कर लेंगे, अभी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। तो ये बजट तो सारे का सारा आप देख लें कि जो कुछ है। जहाँ तक मामलात हैं फाटा के हवाले से, ज़रूर ऐसा हुआ है कि फाटा और पाटा के असद कैसर साहब और KPK के तमाम मेंबरान ने इंगेज किया फाइनेंस मिनिस्टर से और स्पीकर से, और फिर KPK में भी जो PMLN की लीडरशिप है, अमीर मकाम साहब हैं, उन्होंने भी बात की। तो आज अभी फ्लोर के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम फाटा और पाटा के हवाले से हम उसको विड्रा कर रहे हैं, और उनको जो टैक्स लगे हैं और उनका जो साबका स्टेटस है वो उनको वही मिलेगा, और उसी स्टेटस के तहत। और कितने साल के लिए एग्जेम्प्ट किया है सर? ये एक साल पिछले साल भी 1 साल हुआ था। अच्छा। तो वही 1 साल के लिए एग्जेम्प्ट हुआ है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी के और PMLN के इख्तलाफात तो जी ये वो सास बहू की लड़ाई है, और बुनियादी तौर पर जिनके हाथ में ताकत है, आप समझ रहे हैं, जिनके हाथ में रिमोट है, वो इनको दिखाते हैं कि अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ, वरना वो इमरान खान बैठा है क्या जी नंबर 804। तो घर का बाप जो है वो उसका कंट्रोल पूरा है। खौफ है ना जी, वो इनके लिए काफी। और एक बच्चा जो है वो बागी ये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जब तक इमरान खान जिसने इनकी नींदें हराम की हुई हैं, ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अच्छा, अब तारड़ साहब से एक सवाल मेरा। तारड़ साहब, चले पीपल्स पार्टी के तो मामला आपके साथ तय हो गए, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पंजाब से मुस्लिम लीग नून के कुछ MPAs और MNAs इंक्लूडिंग सम मिनिस्टर्स, आप ये समझें कि मेरी डायरेक्ट 1-to-1 बात हुई है 3-4 लोगों से, उनकी ये शिकायत है कि पंजाब हुकूमत जो है उसने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं DCs को, ACs को और CCPOs को कि जी इनके काम आपने नहीं करने जब तक कि हम ना कहें, और इस पर बड़ी नाराज़गी है। और 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा आपके जो MNAs हैं उन्होंने शिकायत की है पंजाब हुकूमत की। तो पीपल्स पार्टी से तो मामला ठीक हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून लोग जो लड़ाई चल रही है ये कब ख़त्म होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने हर डिवीज़न को, हर डिस्ट्रिक्ट को डील करने के लिए अफसरान होते हैं। शुरू से एक सिस्टम है। अच्छा। कि जी ये डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर है, ये डिप्टी सेक्रेटरी गुजरांवाला है, तो वो तमाम अफसरान राब्ते में रहते हैं। और मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं, पूछते हैं इंतज़ामी उमूर के हवाले से अगर हमारा कोई गिला शिकवा है। तो मैं समझता हूँ, देखिए इस तरह के मसाइल अक्सर औकात रहते हैं, हर रजीम हर हुकूमत में रहते हैं, मगर कोई ऐसी खास डायरेक्शन नहीं है कि जी MNA-MP का काम। अगर आप CCPO लाहौर बिलाल कमियाना साहब को फ़ोन करें और उनको कोई काम बताएं, छोटा सा काम, तो वो डायरेक्ट आपका काम कर देंगे या पहले पूछेंगे सीएम सेक्रेटरी? ऑब्वियसली सीएम सेक्रेटेरिएट के थ्रू रूट होते हैं काम। अच्छा। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक चैनल बना हुआ है कि जो काम है वो रूट वहाँ से होना है, और वहाँ के अफसरान भी हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। हाँ। तो मामलात खुश असलूबी से जो है वो तय हो जाते होते हैं। मेरे नज़दीक ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अच्छा, अब डोगर साहब आपसे भी मेरा सवाल कुछ इसी किस्म का है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से PTI की तरफ से बार बार किसी दिन का ऐलान किया जाता है कि इस दिन हम जलसा करेंगे, जलसा नहीं होता, इस दिन हम एहतजाज करेंगे, कोई बड़ा एहतजाज नहीं होता, बल्कि 3-4 बंदे आपके गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन कोई बड़ा एहतजाज नहीं होता। पिछला जुमा, उससे पिछला जुमा आपने भी इमरान खान साहब की रिहाई की बात की, और इसमें कोई शक नहीं कि PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन आप जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं लोग बाहर नहीं निकलते, इसकी क्या वजह है? सर, इसकी बड़ी वजह यह है कि जो पंजाब के अंदर जो फस्तायत है, जो पंजाब में पंजाब पुलिस का हुकूमती मशीनरी का बेदरेग आज़ादाना इस्तेमाल है, वो आज दिन तक जारी है। कल परसों कोर्ट में पहली बार ये स्टेटमेंट खुद पंजाब हुकूमत ने दी कि हमने 9 मई से लेके आज तक 5000 लोगों को गिरफ़्तार किया। सर, पाकिस्तान में 75-76 सालों में सियासी इंतकाम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ लिया गया मुख्तलिफ मार्शलों में, लेकिन इतना बड़ा इंतकाम, इतनी बड़ी ज़्यादती, इतना बड़ा जबर आज तक किसी जमात के साथ नहीं हुआ। आप शायद भूल गए कि जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में आपके बुजुर्ग भी गिरफ्तार हुए। यकीनन वो भी, मेरे वालिद साहब भी गिरफ्तार हुए। पीपल्स पार्टी को भी सख्त क़यादतबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और कोड़े खाए और फांसियाँ, और फिर मुशर्रफ दौर में PMLN भी। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो इन दोनों तीनों पार्टियों के साथ नहीं हुआ। तो सर, पंजाब में वही हालात हैं आज भी। वैसे तो कहते हैं जी आइन है, लेकिन आइन से
अमली तौर पर तो मुअत्तल है, आइन का कहीं नाम नहीं, कहीं वजूद नहीं। आप 4 बंदे कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। पिछले जो में एहतजाज था उन्होंने 144 लगाई, जहाँ जहाँ भी एहतजाज हुआ वहाँ 188 का उन्होंने वायलेशन ऑफ 144 के पर्चे दे दिए। और आज भी सर सैकड़ों मर्द व ख़वातीन जेलों में हैं साल सवा साल से। इस तरह के हालात तो हमने कभी भी नहीं देखे। अब आपने फार्म 47 के ज़रिए हुकूमत बना ली या आपने सूबाई हुकूमतें बना ली, बाबा बस करो। अब हमें लेकिन जितना भी आप दीवार से लगाएंगे, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। लोगों के दिलों में इमरान खान एक नज़रिए की शक्ल में बस गया, बैठ गया, आप उसको नहीं निकाल सकते जी। और इसका नुकसान किसको है? इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को। तारर साहब, मैं समझता हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने सियासी कारनामे और अपनी जगह पे, ऑन रिकॉर्ड, मुशर्रफ दौर अपनी जगह पे और इमरान न्याजी के 4 साल अपनी जगह पे। उसकी वजह है वज़ीर आज़म हाउस में क्या किसी खातून को कभी कैद किया गया कि उसके खावंद को ब्लैकमेल करके, चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके मुकदमात कायम किए जाएंगे? तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर आज़म हाउस के नीचे गेस्ट रूम में एक औरत को यरगमाल बना के रखा गया। इतनी डिक्टेटोरियल और ड्रैकोनियन माइंडसेट। इसने यार इसकी मुझे नहीं पसंद राना सनाउल्लाह की, यार देते मंशियात पा देने हैं और खुदा की कसम खा लेते हैं कि जी ये इसने मंशियात लेके जा रहा था। आप वो FIR पढ़ें, इतनी मजे का खेज है। जब हमने गाड़ी रोकी, हमने तलाशी ली, तो राना सनाउल्लाह ने डिक्की में हाथ डाल के मोमी लिफाफा निकाला और उसमें से ये 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। उसके बाद एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार कर रहा और कहना यार मुझे बताना कि नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात क्या थे, उसको अजियत पहुंची कि नहीं पहुंची। फिर एक बहन को अस्पताल से इस्लामाबाद के गिरफ्तार कर रहा और कहना कि पता कराओ उसके भाई को अजियत पहुंची कि नहीं पहुंची। देखें, बदतरीन जो डिक्टेटर थे ना, वो भी ये काम नहीं करते थे। आज आप जब साइकिल चलाते हैं शाम को अपने जेल के सेल में और वॉकिंग गैलरी में वॉक करते हैं और पुशअप्स करते हैं और कुक को कहते हैं कि देसी मुर्गी जो देसी घी में बनी है वो मेरे लिए लेके आओ, और उसके बाद आप कहते हैं कि इस वाले सेल में वॉशरूम बनेगा, इधर किचन बनेगा, इसमें मैंने आराम फरमाना है, इसमें मैंने वॉक करनी है। तो ये आपके दौर में तो आपने मना किया हुआ था कि टूथब्रश भी अंदर नहीं जाएगा। आपके दौर में तो राना सनाउल्लाह को स्ट्रोक हुआ, उनकी आंख ही खराब हुई क्योंकि आपने दवाई बंद की हुई थी। और सुपरिटेंडेंट हमारे सामने आ जोड़ के कहते थे यार बात ना करना, हमें खान साहब डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, शहजाद अकबर मॉनिटर करता है, कोई दवाई भी अंदर ना जाए। खाना बंद किया, मियाँ साहब की मुलाकातें बंद थी। आज जो ऐशो इशरत की देखें, जेल होती है, अल्लाह किसी को ना भेजे। ऐशो इशरत की जिंदगी जो गुजारी जा रही है, क्या ये डिक्टेटोरियल सेटअप है? अच्छा, अब इसमें या आपने इस पे ऐसा काम किया एक इससे एक लिंक्ड क्वेश्चन है हैदरा मुख्तलिफ। ये जो जिस मुश्किल दौर का आप जिक्र कर रहे हैं, उस मुश्किल दौर में आपके बहुत से जो साथी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आपके साथ खड़े रहे हैं। बहुत कम लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए और उसके बाद इलेक्शन हो गए और आपकी हुकूमत बन गई, तो देखें मुसलसल बहुत से लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं या उनसे छुड़वाई जा रही है। अब कल जो है वो साबिक सेनेटर अब्बास अफरीदी साहब जो बहुत करीब थे नवाज शरीफ साहब के, और नवाज शरीफ साहब जब भी यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे उनकी रहायशगाह पे क़याम भी करते थे, अब्बास अफरीदी साहब छोड़ गए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब छोड़ गए, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरदार महताब अब्बासी, दानियाल अजीज़ को खैर खुद ही छुड़वा दिया गया, उनको टिकट ही नहीं मिली, सेनेटर जावेद अब्बासी, और मोहम्मद ज़ुबैर से पहले एक नवाज शरीफ साहब के 8 साल तक तर्जुमान रहे ज़हीम कादरी साहब, वो भी कुछ अर्सा पहले छोड़ चुके हैं, सिकंदर याद बोसन साहब। मेरे पास 15-16 नाम है। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हमें बेचैनी नज़र आ रही है, एक बहरान नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर जब से आपकी हुकूमत आई है लोग छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, ज़हीम कादरी साहब वाला 2018 के इलेक्शन से पहले वो छोड़ गए थे। मेरी उनसे बहुत एक कुर्बत है, उनके बुज़ुर्गों का हमारे बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ था। मैं जानता हूँ उन्होंने एक सियासी गलती की और उसके बाद वो मुस्लिम लीग उनको काबिल कबूल ना रहे, ये हकीकत है। मैं ये समझने से कासिर हूँ। देखिए, शाहिद अब्बासी साहब की हमशीरा भी सेनेटर हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म भी बनाया। जब इलेक्शन मरी से हार गए, हमजा शहबाज शरीफ साहब की छोड़ी हुई सीट लाहौर से दोबारा इलेक्ट करवाया। पार्टी इससे आगे क्या करे कि वज़ीर आज़म भी बनाती है, MNA का हारने के बावजूद टिकट भी देती है, हमशीरा को सेनेटर भी बनाती है। मैं एज अ मिडिल क्लास सियासतदान, मैं कई दफ़ा अपने आप को मिसफिट तस्वर करता हूँ फ्यूडल लॉर्ड्स के दरमियान या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दरमियान। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा हमारे जैसे लोगों के लिए स्ट्रगल, ये आपकी बड़ी जुर्रत है कि आप ये बात यहाँ पे टीवी के शो में कह रहे हैं, स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा होती है हमारे जैसे लोगों के लिए, और हर जगह होती है। हमें एक एहसास रहता है कि हम शायद इस क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, आपने नाम रखा है अवाम पाकिस्तान पार्टी। आप एक एयरलाइन के मालिक हैं, जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं मिफ्ता साहब, काबिल एहतराम है, हमारे दोस्त हैं, वो इंडस्ट्री के मालिक हैं। नाम अवाम पाकिस्तान है। कोई मिडिल क्लास का सियासतदान इस पार्टी का सदर होता तो हम कहते हैं कि जी चलो एक चौथा ऑल्टरनेट पैदा हो गया जी। ये बड़ी जमातों के अलावा एक जमात आई है जिसने आम आदमी की बात किया। मैंने देखा ना प्रोमो जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, बिल ज़्यादा है जी, सिफारिशी निज़ाम है। तो भाई
आप में से एक वजीर ख़जाना रहा है मुल्क का, आप में से एक जो है वो वजीर आज़म रहा है इस मुल्क का, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा है, तो बिल कम करने थे ना। चले इनको दोनों को छोड़ दें। अब्बास अफरीदी साहब जो हैं वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे, अब्बास अफरीदी साहब बहुत, और वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब्बास अफरीदी साहब बड़ी जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, और मेरे जैसा बंदा भी कई दफ़ा जज्बाती होता है, वो भी जज्बाती होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ताला उनको वापस लाएंगे, कहीं जाने नहीं देते उनका अब्बास अफरीदी। अच्छा चलें, तो अब ये बताएं अपना डोगर साहब कि आपकी पार्टी के अंदर जो एक पिछले दिनों हमने देखा कि कोई एक कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, और फिर अफवाहें भी आ रही हैं, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने शहरियार अफरीदी साहब के बारे में एक दावा किया असम्बली में, उन्होंने उसकी तरदीद भी कर दी। लेकिन ये बात तो सबको पता है कि बज़ाहिर सबका लीडर इमरान खान है, लेकिन आपस में काफ़ी गड़बड़ है। देखा सर, जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं ना, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर आपको ज़्यादा आगे नज़र आते हैं, कुछ पीछे नज़र आते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में, हर जगह। लेकिन आपने देखा कि 8 फरवरी के बाद आग के दरिया से हम जिस तरह अबूर होकर करके आए, और मेरे समेत कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिस पे 10-12 मुकदमात अभी भी ज़ेर समाअत ना हो। हमारी आज भी तकरीबन ऑन एवरेज 15-20 MNs रोज़ाना पंजाब में मुख्तलिफ़ ज़िलों में जाते हैं, अपनी ज़मानतें लेते हैं, पेशियाँ लेते हैं, फिर वापस आते हैं। आप ये देखें कि तमाम तर प्रेशर के बावजूद हमारे आज भी पंजाब में, KPK में और कौमी असम्बली में तमाम मेंबर्स इंटैक्ट हैं, एक यूनिटी है। और उन सब को पता है कि कौम ने जो वोट दिया है वो इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया है। इनके जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ज़ाती तौर पे वो पॉलिटिकल लोग थे। इस हुकूमत के लेने के बाद और फॉर्म 47 के बाद जिस तरह इनको हुकूमत दी गई, बैसाखियों पे खड़े हुए, प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून ने मुस्तकबिल की अपनी सियासत ख़त्म कर दी। लेकिन उनमें से कोई भी आपकी पार्टी में नहीं आ रहा। नहीं, वो नहीं आ रहा, ठीक है, वो अभी वेट, वो इसलिए नहीं आ रहा कि हमारी पार्टी का तो टेम्परेचर ही हाई है ना बहुत, आप देखें ना। अच्छा, और वो तमाम लोग पॉलिटिकल है, यस, वो नहीं, हमारी पार्टी के अगेंस्ट। हाँ, अच्छा। हमारे लिए तो दरवाज़ा खुला ही नहीं है ना, हमारे लिए तो खुद भी हम सांस नहीं ले सकते एक बंद कमरे में अंदर हम हैं। सर, इन्होंने वोट को इज्जत दो वाला अपना नैरेटिव ख़त्म कर दिया। आज अगर मियाँ नवाज शरीफ प्रेसिडेंट बनकर जाते हैं, दोबारा अवाम में किस तरह से जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, क्या प्रोग्राम लेके जाएंगे कि 3-4 दफ़ा वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरी दफ़ा उनका भाई बना, फिर खुद 3 दफ़ा वो CM पंजाब बने, 3 दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब बने, हमजा साहब बने, अब मरियम साहबा, तो और उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके शहर के सियासतदान बड़े मशहूर, उनका नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि वो पहले नून लीग से PTI में गए, फिर PTI से वो वापस आए, अब फिर दोबारा PTI के साथ खड़े अपने हमारे अजीम रहनुमा जावेद हाशमी साहब। हाँ। बागी आजम। हाँ, लेकिन सर वो PTI में अभी उन्होंने बाज़ाब्ता कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की, क्योंकि शायद PTI में जगह ही नहीं है। हाँ, नहीं, वैसे भी शमूलियत इख्तियार नहीं की, उम्र का भी हिस्सा है, बुजुर्ग हैं। हाँ। अलबत्ता उनके दामाद को शाह महमूद साहब की बेटी मेहर बानो, जहाँ से इलेक्शन वो लड़ी थी और वो भी जीत गई थी 8 फरवरी को, वहाँ नीचे MPA की टिकट उनके दामाद। अच्छा, अब इसमें अभी आप आइन का जिक्र कर रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के मामले पे फुल बेंच की हेयरिंग हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे मैं नहीं जाता, लेकिन उसमें कुछ जजेस के जो रिमार्क्स हैं उनमें बड़ी एक काबिल गौर बात है। मसलन वो क्या है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि PTI के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं बतौर जज मेरा हलफ है कि आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा। फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं आइन का दफा करना है तो आइन के मुताबिक ही शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं सारा मामला शुरू ही पार्टी उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ, कैसे मुमकिन है कि इस बुनियादी सवाल को छोड़ दें। फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हकीकत का सामना करने की बजाय अपना सर रेत में नहीं दबा लेना चाहिए। फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका, आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बार बार कहते हैं कि मैंने आइन के मुताबिक चलना है और मैं आइन के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि आइन पर तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा। तो इससे क्या तारड़ साहब ये वाज़ेह नहीं है कि डिवीज़न नज़र आ रही है और जो फैसला आएगा फुल बेंच का, क्या आपके ख्याल में उससे पाकिस्तान में कोई कशीदगी कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस केस को बहुत खींच के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है। बात बड़ी सिंपल है। आप मेरिट की अगर बात करें तो देखें, ना आपने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा, ना उसका वजूद था।
अगर एक ऐसा फैसला आता है जिससे ये साबित हो जाता है कि जी इनको ये रिजर्व सीटें मिलनी थी, तो आइंदा फिर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आइन की नई तशरीह है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो एक ब्लॉक बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर रजिस्टर करेंगे अंदर ही हाउस के, और कहेंगे जी हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी है, आप हमें सीटें दें। देखिए ये मुनासिब नहीं है। और देखिए एक डिसेंट का एक फोरम है सुप्रीम कोर्ट, एक तकसीम शुदा फैसला भी आ सकता है और आता होता है। वो तकसीम बेशक 5-4 की हो, वो 3-2 की हो, माजी में भी फैसले आते रहे हैं, बट रूल ये है कि जो मेजॉरिटी का फैसला है वही राइजुल वक्त फैसला होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि तकसीम बढ़ेगी नहीं। तरीके इंसाफ को भी इस बात का पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन्होंने गलत ज्वाइन की और जिद में की, इनकी इंटरनल रिफ्ट थी। अब शेर अफजल मेरा भाई बहुत पॉपुलर लीडर है, देखिए उसकी पॉपुलैरिटी को मानना चाहिए। वो सोशल मीडिया के ऊपर जितने हिट्स उसको आते हैं बड़े कम लोगों को आते हैं। इनको कहीं था कि ये खान साहब के लेवल तक ये जा रहा है तो इसको पीछे खींच लो, उसको पीछे खींच लिया, कि उनकी अपनी वजूहात हैं। मगर जब कहा गया था कि MWM ज्वाइन कर लें, क्यों नहीं ज्वाइन की? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का क्योंकि एक मेंबर था, ज्वाइन करते तो ये सीटें मिल सकती थी। अपनी गलती की वजह से, अपनी जिदबाजी की वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद नहीं था, उसको ज्वाइन कर लिया। तो अब किसी को दोष देने से कोई अच्छा, एक बड़ा सिंपल सवाल है कि आप लोगों ने वापस अपनी ही जमात PTI को क्यों ज्वाइन नहीं किया? सर देखें, PTI बड़ी, हमारी एक लीगल कमेटी में हम लोग बैठे, इस पर बड़ी डिटेल के साथ मुफस्सल बहस हुई। PTI का तो आज तक भी देखें कभी ऐसा हुआ है कि अब इलेक्शन भी हो गए, हमारी जमात का बल्ला सिंबल अभी तक बहाल नहीं किया। 2 बार इलेक्शन कराए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो उन्होंने एक ड्यू प्रोसेस कहा उसको अडॉप्ट किया, फिर एतराज़ात लगाए 16, वो जमा कराए। आज 1.5 महीना हो गया, कोई हमें दोबारा उन्होंने नहीं पूछा। इससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की जानबदारी और कानून की वायलेशन हो सकती है, एक बात। दूसरी बात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन में बैलेट पेपर पर मौजूद पॉलिटिकल जमात थी, उसका सिंबल बैलेट पेपर पर मौजूद था, वो एक सियासी जमात का दर्जा रखती थी। आज कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी उसके जो सरबराह हामिद रज़ा साहब, उनका नॉमिनेशन फॉर्म मंगवाएं। आज नॉमिनेशन फॉर्म गया और उसमें उन्होंने लिखा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये कहते थे ना कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने भी खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये फैसला अभी कल KPK में भी हुआ है, जब बाप पार्टी बनी वो कोई वजूद नहीं था, उसके बाद 5 मेंबर बने, लेकिन बाप को किन की सपोर्ट थी आप हासिल है। 6ठी उनकी लेडीज़ बनी और एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर वो बैठी और उन्होंने बकाया 2.5 साल फाटा मर्जर के बाद पूरे किए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब जो 13 रुकनी बेंच बैठा है वो इसी इंटरप्रिटेशन के लिए बैठा है ना। अब अगर चीफ जस्टिस साहब कहें कि जी मैं आइन के मुताबिक बात करूंगा, ठीक है, आइन के मुताबिक चलें, लेकिन आइन तो आपको पता है वो मोम की नाक है कि जो ताकतवर जिस तरफ मर्जी चाहे घुमा लेता है। देखना है कि वो ताकतवर हाथ कौन सा है, किसका है, और वो राइट साइड पे घुमाता है, ये लेफ्ट साइड पे घुमाता है, सबको तो पता। फैसला आपके खिलाफ है तो आपने कहना है कि जी नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो रिसीविंग एंड पर है। आपके सामने हालात हैं कि वो मैंडेट इनको भी पता है। जो अब मैं MNA हूँ मुल्तान शहर से, जो 94-95 हमारे MNA आए हैं, उसके अगेंस्ट जो सीटें वो हमें मिलनी हैं। ये MNA हैं, इनकी जो सीटें हैं पार्टी ले चुकी है, अब मेरी सीटें इनको कैसे जा सकती हैं? सिंपल इज दैट। चलें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई जाहिर है इसका कोई रास्ता बनाएगी, कोई इंटरप्रिटेशन करेगी। आपने देखें इलेक्शन ठीक नहीं कराए जमात के, अब बल्ले का निशान जाना, मेरा ख्याल है देखें जो कानूनी सुकम होता है ना, वो जो FIR की स्टेज से शुरू होता है, फौजदारी मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, इसी तरह सिविल मुकदमात में आप एक गलती कर बैठे, आप जो मर्जी कहते हैं हमारा राइट बनता है, मगर आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का निशान साबित करना होगा। ये साबित करना होगा वो जमात हाउस में सेम डे 2 फैसले हो रहे हैं और जनरल इलेक्शन सर पे है कि ANP को इजाज़त मिल रही है कि आपको इतना जुर्माना है, आप इलेक्शन के बाद जो है अपने इलेक्शन कराएंगे और इस वक्त तक आप ये जुर्माना भरें। हमें इजाज़त नहीं मिल रही। सेम डे आपके वकील जो है ये वाला आर्गूमेंट कोर्ट में क्यों नहीं देते? 2 सर सारे हमने दिए सर, आज भी दिए हैं, कल भी दिए हैं सर, परसों भी। अच्छा, यहाँ पे लेकिन कोर्ट सुने तो तब है ना। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अताउल्लाह तारड़ साहब, ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम काबीना से तो उसकी मंजूरी होगी, क्या इसको पार्लियामेंट में भी लाया जाएगा और दोनों हाउसेस से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी? देखिए मैं ये समझता हूँ आज काबीना में वज़ीर आज़म साहब ने एक गलत फहमी जो एक
अखबारात में, मीडिया पे आई, उसको दूर किया और इस अज़्म इस्तेहकाम के नरेटिव के हवाले से बताया। देखें, ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। जब अज़्म इस्तेहकाम नामी नरेटिव या जो पॉलिसी अप्रूव हुई एपेक्स कमेटी में, मकसद ये था कि चारों वज़राए आला तशरीफ़ रखते थे। KPK से अली मीन गंडापुर साहब भी थे, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तमाम वज़राए आला इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने मंजूरी दी इस बात की कि इसको आगे बढ़ाया जाए। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अब नो गो एरिया एग्जिस्ट कोई नहीं करता। पहले ये होता था कि ऑपरेशन के लिए आप पहले वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, लोग थे, उनको डिस्प्लेस करते थे, उनकी नकल मकानी करवाते थे, उनको शिफ्ट करते थे, फिर वहाँ पे ऑपरेशन करते थे। अभी नो गो एरिया नहीं है। अब जो दहशत गर्द हैं, उनके सहूलतकार हैं, उनका नज़रिया है, उनकी जो वहाँ पे रूट्स हैं, ये उसको एड्रेस करने के लिए नरेटिव डोमेन में, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की मद में, और जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, बाकी जो इदारे हैं, उनको मिला के एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेके दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक ओवरऑल पॉलिसी का नाम अज़्म इस्तेहकाम है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस पर ब्रीफिंग हुई, पार्लियामेंट में भी बात हो रही है, तो ये हर फोरम पे इस पर ब्रीफिंग ज़रूर होगी, मगर इस पर ब्रॉडर कंसेंसस पीपल्स पार्टी की तरफ से, तरीके इंसाफ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वहाँ पे हो चुका, जहाँ पे ये डिस्कशन हुई थी। जो अच्छा। ये एक ब्रॉडर कंसेंसस वहाँ पे, बल्कि जब अज़्म इस्तेहकाम के नाम की बारी आई और वहाँ पे नाम प्रपोज किया गया, तो चारों वज़राए आला ने हाथ खड़ा करके कहा कि जी नाम ठीक है अज़्म इस्तेहकाम का। और अली मीन गंडापुर साहब की बात दुरुस्त है, रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि ऑपरेशन के हवाले से बात नहीं हुई। अज़्म इस्तेहकाम एक पॉलिसी के तौर पर सामने आया, जिसका हिस्सा होगा कि जिसमें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम था कि जिस पे तमाम लोगों ने वहाँ पे बैठे कंसेंसस किया। और नेशनल एक्शन प्लान का रिवाइवल, क्योंकि जब हम छोड़ के गए 2018 में, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग ही नहीं हुई। तो अब नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग होगी, तमाम इदारे, तमाम हुकूमतें आपस में बैठेंगी और इन मामलात को। अच्छा डोगर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने आपकी पार्टी PTI, JUI और ANP के हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, ज़रा सुनें। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। जो कानूनी और आइनी प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात ना हों और वो दूर हो जाएं। मैं फ्रेंकली कहूँगा कि वो पोलिटिकली मोटिवेटेड है। वहाँ पे इन तीनों पार्टियों का वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक को महफूज रखने के लिए या कैप्चर करने के लिए इस किस्म के स्टैंड ले रहे हैं। कोई सियासी अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। जी डोगर साहब, क्या पॉलिसी है? देखिए जी, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बकौल तारड़ साहब के एपेक्स कमेटी के इजलास में हाथ खड़ा करते हैं, जी ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा नाम है अज़्म इस्तेहकाम, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। अच्छी बात है कि जो अली अमीन का पॉइंट ऑफ व्यू था उसको इन्होंने इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की बात नहीं हुई। एक पॉलिसी जिसका नाम अज़्म पाकिस्तान इस्तेहकाम, अच्छी बात है, लेकिन सर जो KPK है, जिस तरह आज दहशत गर्दी में वो जल रहा है, KPK के मकामी MNAs हमें बताते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं। हालात बहुत ख़राब हैं और आप आए दिन देखें कि हमारी फ़ौज के जवान जो शहीद हो रहे हैं और अब अपनी कीमती जानें अवाम की भी और शुहदा की भी हम अपने कंधों पे उठा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत सैर हसल बहस होनी चाहिए। इसका एक जैसे नेशनल एक्शन प्लान की बात की, यकीनन उस ज़माने में अमन आया, इसमें कोई शक नहीं। इसको सर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर उसके ऊपर बैठ के बात करें और ये बताएं कि आखिर ये क्या फेलियर है कि 3, 4, 5 ऑपरेशन आज तक हो चुके हैं। 3, 4, 5 नहीं, 7 ऑपरेशन सर, 90,000 कीमती जानें हम गवा बैठे हैं और हज़ारों हमारे फौजी शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी अमन नहीं आ रहा। ये किसका फेलियर है? ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और उन स्टेक होल्डर को बिठाकर, क्योंकि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ खड़ी है, इस मुल्क में अमन के लिए तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ। पार्लियामेंट में तो आप अपोज कर रहे हैं सर? नहीं, हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में पहले इस मैटर को लेकर आएँ, इसको डिस्कस करें, स्टेक होल्डर्स डिस्कस करें और इन कैमरा ब्रीफिंग हो। हमारा ये मुतालबा है जिसमें वो बताए, आकर इंटेलिजेंस इदारे चीफ्स आएँ, आकर बताएं और फिर हम मुल्क और कौम के इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ साथ है। जी सर। देखिए बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान बड़ी मुश्किल से लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अमन आया, कराची का अमन लौट गया। मुझे ये बताइए कि तालिबान को जब ये वापस लेके आए, इमरान खान साहब की पॉलिसी थी वापस लाने की और जान अल्लाह ताला को देनी है। देखें, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ
बाकी किसी का खौफ नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ है कि अब जब तालिबान को वापस लाए और आपने गुड तालिबान बैड तालिबान की डिबेट शुरू की, आज जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अजला हैं वहाँ पे शाम को नाके कौन लगाता है, वहाँ पे शाम को टूल टैक्स कौन कलेक्ट करता है? क्या तब इनको ख्याल नहीं था कि हम इनको वापस लेके आ रहे हैं? और देखें, खान साहब की हमेशा तालिबान के साथ एक हमदर्दी रही है और वो उसका इजहार भी करते रहे हैं और उनको तालिबान खान इसलिए कहा जाता था। अब देखिए, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान का अमन एक तरफ, और एक तरफ ये डिबेट है गुड तालिबान बैड तालिबान की। इनकी ये बहुत बड़ी गलती थी कि ये तालिबान को वापस लेके आए। फिर देखें, कुछ ये लेके आए या जनरल बाजवा साहब लेके आए? देखें, पॉलिसी इमरान खान साहब की थी। इमरान खान साहब ने ये डायरेक्शन दी कि जी ये वापस ला के इनको अगर पॉलिसी इमरान खान की थी तो जब इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ को बतौर DGISI तब्दील ना किया जाए तो फटा पड़ गया। और इसी मसले पे देखिए क्या अफगानिस्तान का इशू है, नेटो फोर्सेज ताज़ा निकली हैं, उन्होंने काम किया, कुछ महीने उनका रहना बड़ा ज़रूरी है वहाँ के हसास मामले की वजह से। देखिए, नहीं, जो तालिबान का मामला था इस पे मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बाकायदा हिदायत जारी की और ये मिलजुल के उन्होंने फैसला किया होगा 3 लोगों ने। मगर जब ये फैसला इन्होंने किया, इसको पूरी पॉलिटिकल ओनरशिप हाउस में भी, हाउस से बाहर भी तरीके इंसाफ ना देती, फिर कहती कि ये हमारा फैसला नहीं, ये इनका फैसला है। मगर जब आपने पॉलिटिकल ओनरशिप दे दी, देखें अमेरिका के इनखला से भी मसाइल पैदा हुए, इस बात को मानना चाहिए। मगर अगर इमरान खान साहब स्टैंड लेते और कहते कि जी मैं अपना अमन खराब नहीं करूंगा तो कौन रोकता, तो ये मैं समझता हूँ उनकी गलती। लेकिन डॉक्टर साहब, ज़िमनी सवाल कि स्वात में बहुत से जो लोग थे उन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने बहुत कत्लो गारत किया और फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई, ठीक है, और फिर उनको सज़ाएँ मिली उन लोगों को। उनमें से 2-3 लोग जिनको 3-4 दफ़ा सज़ाए मौत दी गई थी, उनकी सज़ाए मौत माफ़ करने के लिए सदर आरिफ अलवी के इख्तियारात इस्तेमाल किए गए और उनको माफ़ी दिलवाई गई, और ये वज़ीर आज़म और सदर आरिफ अलवी साहब की मंजूरी से हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आप ऑन बोर्ड थे। सर मैं अर्ज़ करूँ, ये बड़ा हसास मामला है। पहली तो बात है, गुड तालिबान बैड तालिबान की टर्म कहाँ से आई आप खुद जानते हैं, किन्होंने उन तालिबान को यहाँ रखा? ये काजी हुसैन अहमद साहब ने, ठीक है ना सर, उस वक्त कौन कौन लोग थे? दूसरा सर, इमरान खान हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है, धरना भी दिया कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए। अब आप खुद ये देखें कि 7 ऑपरेशन, आपने मुझे 4 या 5 याद था, आपने कहा 7 ऑपरेशन हुए, अमन तो फिर नहीं आया। तो आखिर हमने उन तमाम अनासर को भी तो तलाश करना है ना कि इसको रूट्स तक लेके जाना है कि इसकी वजह क्या है, कि हमारा अमन भी बर्बाद है, हम अपनी कंधों पे अपनी जवानों की लाशें भी उठा रहे हैं जो शहीद हो रहे हैं, अपनी कौम को भी मरवा रहे हैं और टोल टैक्स भी दे रहे हैं। और आज ये आप एग्री करते हैं कि ये मसला हल करना है हमने? सर हल करना है, और लेकिन इसको आर्जी तौर पे हल नहीं करना, इसको ग्रास रूट लेवल पे जाके हल करना है, और इसमें तमाम स्टेक्स, तो इस पर फिर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। सर डिबेट होनी चाहिए, जो कि बड़ा जो एक फोरम है जी, जिसकी अपनी एक सेंटिटी है सर, वही सबसे बड़ा फोरम है। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। एक दफ़ा फिर से मिसाके मुएशत यानी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात शुरू हो गई है। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता, और वो चार्टर कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। अगर हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो फिर सबसे मशवरा होना पड़ेगा। हम जो दोस्त इस तरफ बैठे हैं हमसे भी हुकूमत को बात करना पड़ेगा, और जो दोस्त उस तरफ बैठे हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा। जी अताउल्लाह तारड़ साहब, कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह फाटा और पाटा की बात हुई और तहरीके इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं उनकी भी, और हमारे अपने अमीर मकाम साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे सदर भी हैं, उनकी भी डिमांड थी कि फाटा और पाटा पे टैक्स जो है उसको विड्रॉ किया जाए। तो ये बात मानी गई है, और ब्रॉडर टर्म्स में अगर आप देखें तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो रहा है, किसी को इख्तलाफ नहीं है कि रुपया मुस्तहकम रहा है बहुत अरसे से, किसी को इख्तलाफ नहीं है कि आपकी IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, किसी को ये इख्तलाफ नहीं है कि आपके पास जो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, आपके पास 15 दिन का कवर होता था, अब 2 महीने का कवर है। देखिए इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, चीन, सऊदी अरब, UAE दोस्त ममालिक के साथ जो मामलात हैं। तो मैं तो अपनी बजट स्पीच में भी कहा क्या ही अच्छा होता ये शैडो बजट पेश करते। शैडो बजट पेश करने के साथ साथ हमें कहते हैं कि ये तजावीज़ है हमारी, आप इनको माने।
जिस तरह फाटा पाटा पे बात हुई है, बहुत सारी तजावीज़ इनकी मानी जा सकती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इकॉनमी के ऊपर हमारी हुब्बुल वतनी, हमारी सर्वाइवल, हमारी कौमी सलामती, हमारा एक जो ओवरऑल एक नेशन का स्ट्रक्चर है वो डिपेंडेंट है। तो ये आए, इसका हिस्सा बने, दे आर मोस्ट वेलकम, कोई इनको रोकता नहीं है। और जो अच्छी तजावीज़ देंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि हम बैठ के उस पर बात कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, आगे लेके चल सकते हैं। आप बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रहे हैं। सर बात यह है कि मैंने आज अपनी स्पीच में भी कहा कि ये वाहिद बजट है जिसको हुकूमत के किसी मेंबर ने डिफेंड नहीं किया। 5, 6, 7 पार्टियों का ये अलाइंस है जो मौजूदा हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने खुद कहा कि इस बजट की तैयारी में हमारी तजावीज़ को शामिल नहीं किया गया, जिनके सहारे ये हुकूमत खड़ी है। आज भी शाम को हाउस में था तो इनके मेंबर्स और हमारे मेंबर्स की आपस में मजाक नोक झोंक होता है। आजकल स्टैंडिंग कमेटियों का मामला चल रहा है, वो कहते हैं भाई ये तुम तो फॉर्म 47 वाले हो, अगर आज हम तुम्हें हटा दें 1 घंटे के बाद तुम्हारी हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी को, MQM को, IPP को, बाप पार्टी है, पाकिस्तान नेशनल पार्टी है, जितनी पार्टियाँ इनकी एलाइज है, क्यों लीग है, किसी से मशवरा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि तो बना बनाया बजट आया और ये डिक्टेट हुआ था जो आगे प्रेजेंट हुआ है। तो हमारी ओपोजिशन, और जिसकी हालत यह है कि हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है, आज भी सैकड़ों कारकुन हमारे जेलों में हैं, हमारी खवातीन जेलों में, और हमारे ये तजावीज़ शामिल करेंगे। सर ये तो एक सियासी बयान है तो आप जो मेरे भाई ने दिया है, लेकिन मिसाक मुईशत आज नहीं तो कल होना है, होना चाहिए। मैं इसकी तायद करता हूँ, हुकूमत आगे बढ़े, पहले जेस्चर दिखाए। आज पंजाब की वज़ीर आला एक खातून है। जो कुछ पहले हुआ, जैसे पिछली बात बताया कि 3.5 सालों में जो भी हुआ, मैं उसको डिफेंड नहीं करता। क्या आज आप डिफेंड करेंगे कि 1 साल से ज़्यादा यास्मीन राशिद साहिबा को हो गया, आलिया हमज़ा को हो गया, सनम जावेद को हो गया, आज भी वो ख़वातीन 1.25 साल हो गया। आप खुद लॉयर है कि वो अपने अपने ज़िलों में जहाँ 9 मई को थी उन्होंने मुकदमात को फेस किया। मीर साहब 6-6 महीने हो गए, उनको वहाँ से ज़मानतें हो गई, फिर वो एक ज़िला, फिर दूसरा ज़िला, फिर तीसरा ज़िला, आज गुजरांवाला में सख्त अजियत की गर्मी की जेल काट रही है। मरीम नवाज साहबा के साथ बुरा होगा, मैं नहीं इसको अच्छा कदम कहता, वो तो 5-6 महीने के बाद घर आ गई थी। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई थी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की भी हो गई थी। हमारी तो ज़मानत अव्वल तो होती नहीं, जज चला जाता है, जो मनूवरिंग हो रही है छुट्टी पे चला जाता है, लंबे डेट देता है, अगर हो भी जाए तो गेट के बाहर फिर री अरेस्ट हो जाते हैं। ऐसी बदतरीन फस्तायत कभी आपने 70 सालों में देखी है? तारड़ साहब आप आगे बढ़े, वो कहना आप जेस्चर दें। एक तो पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मिसाके मईशत के लिए NRO करना पड़ेगा, हमारे लोगों को जिन्होंने नहीं, हम मिसाके मईशत करने को तैयार हैं। हम यही बात है ना, हम NRO की बात हम कह रहे हैं। देखें, आपको सीढ़ी लगा के फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बना दिया, अब आप हमारा मुकाबला करें ना। हम और आप पॉलिटिकल मुकाबला करें, अपने आप को उनकी जगह पे रखें कि अगर उनके वर्कर्स, उनके लीडर्स अगर जेल में हैं तो वो आपसे मिसाके मुईशत कैसे करेंगे? देखें, बात यह है, हमने मिसाके मईशत की बात कब की थी? आहा चीमा 3 साल जेल में रहा है। मैं ऐसे लोगों को जाता हूँ 5-5 साल जेल में रहे, इतनी सज़ा होती है 5 साल की। हमारी आधी लाइन खाली थी जब शहबाज शरीफ का आप जिगरा देखें कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर उन्होंने कहा जी मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूँ। हमारे हालात मुख्तलिफ थे, हमारे बदतरीन हालात थे जब शहबाज शरीफ ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये तो अभी भी कह रहे हैं ना, कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी करें, तो हम ये करने को तैयार हैं। तो अभी तो मैं 9 मई के मुकदमात हैं, अभी इनको अरसा ही कितना हुआ है, कह रहे हैं फलां घर चला गया। अच्छा, शहबाज शरीफ को 3 दफ़ा गिरफ्तार किया गया। गंदा नाले का केस अलग था, आशियाना का केस अलग था, रमज़ान शुगर मिल का केस अलग था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग था, FIA के केस अलग थे, शहजाद अकबर साहब अलग पीछे लगे हुए थे। 4 केसेस में 3 दफ़ा तो गिरफ्तारी मेरे सामने डाली गई है। तो ये क्या बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? हमने तो कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं कि ये जो मुकदमात जिनकी ये बता रहे हैं कि आधी लाइन खाली थी, ये मुकदमात किसने बनाए थे और कब बने थे और कितने मुकदमात बने थे? बात है देखा ना सर, कहने से क्या होता है? अच्छा, नैब न्याजी गठजोड़, एक सवाल मुझे करने दें तारड़ साहब से। तारड़ साहब, उस वक्त नैब के चेयरमैन कौन थे? ऑन रिकॉर्ड बात, जावेद इकबाल साहब थे। जावेद इकबाल साहब आजकल क्या हैं? आजकल मेरा ख्याल वो उस कमीशन के सरबराह हैं जिसकी आप बड़ी तारीफ करते हैं, और एहसन इकबाल साहब कई दफा कह चुके हैं उनको इस कमीशन की सरबराही से हटाना चाहिए। मैं भी कहता हूँ हटाना चाहिए। तो क्यों नहीं आप हटा रहे उनको? बिल्कुल, मैं अब इस पे बात होनी चाहिए। मैं लॉ मिनिस्टर से भी टेकअप करूंगा कि उनको हटाना चाहिए इस कमीशन से। इसका कोई गैर जानिबदार किस्म का कोई शफाफ आदमी इसका चेयरमैन आना चाहिए। तो अगर ये हुकूमत जावेद इकबाल साहब को उस कमीशन की सरबराही से हटाती है
तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ उनकी हमायत में सामने आ जाए? सर हुकूमत हटाए ना हटाए, लेकिन आप ये देखें कि गठजोड़ किसका था। चेयरमैन आज भी वो आपकी हुकूमत में है और नायब नियाजी आप गठजोड़ कहते हैं, पुराना कमीशन है ना, हमने तो नहीं आप चेंज करते हैं। 4 महीने हो गए, 18 महीने आप पहले भी रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप अच्छा, उनकी सर, आप उनकी मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद कह रहे हैं कि उसको चेंज होना चाहिए। जी जी, इसका मतलब है अपने लिए मसाइल को दावत दे रहे हैं ना तारड़ साहब। मीर साहब, इनके लिए तो मसाइल ही मसाइल हैं, कोई एक मसला थोड़ी है इनके लिए। जब आप किसी का मैंडेट चोरी करके आके बैठते हैं तो आपके लिए तो मसाइल ही मसाइल हैं। जावेद इकबाल साहब को उस कमीशन की सरबराही से हटना चाहिए कि नहीं? सर अगर ये समझते हैं कि वो गलत है, नहीं बिल्कुल हटना चाहिए अगर ये चाहते हैं, लेकिन ये तो हुकूमत का काम है ना सर, हमारे साथ क्यों उसको जोड़ रहे हैं? और वो मुकदमात जो बनाए थे जावेद इकबाल साहब ने हमारे दौर में नहीं बनाए, तो उन्होंने किसी और के कहने पे बनाए थे, पिछले दौर में बने। और वो दौर किसका था? आमिर भाई तो शरीफ आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर हैं। जो मुकदमात बनाने वाले थे ना, हम तब कहते थे इन्होंने भागना है। हम इनको कहते थे कि ये शिराद अकबर, ये शहबाज गिल टाइप लोग, इन्होंने आधा घंटा नहीं निकालना, ये जैसी हुकूमत खत्म होगी वो परवाज और उड़ गए। बहुत से उन्होंने सहाफ़ियों पर भी बहुत से मुकदमात बनवाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक बहुत ज़बरदस्ती का एक इत्तेफाक राय हुआ है कि जो चेयरमैन है कमीशन फॉर इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के जावेद इकबाल साहब, तारड़ साहब कहते हैं उनको हटना चाहिए और डोगर साहब भी कहते हैं उनको हटना चाहिए। तो ये एक इत्तेफाक राय है और ये एक अच्छी चीज़ है कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक राय हो जाए। अब देखते हैं कि इस इत्तेफाक राय के नतीजे में जावेद इकबाल साहब जो हैं उनको शहबाज शरीफ साहब चेंज करते हैं या नहीं करते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।